नमस्कार। रात के 9 बजे हैं और आज से हम स्वराज एक्सप्रेस पर एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। शोरगुल से दूर, ज़रा ठंडे दिमाग से समझने के लिए कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे अभी। लटियंस डेली अब सिर्फ एक इलाके का नाम नहीं है, ये एक बेइज्जती का भी नाम माना जाता है, ये मजाक भी माना जाता है। लटियंस दिल्ली वो दिल्ली है जहाँ पर हमारे सारे नेता रहते हैं, हमारे बड़े अफसरान रहते हैं। लटियंस दिल्ली उसको कहते हैं जहाँ राष्ट्रपति भवन है, जनपथ है, राजपथ है। तो लटियंस दिल्ली से थोड़ी ही दूर पर हज़रत निज़ामुद्दीन का इलाका पड़ता है, जहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब की दरगाह है। वैसे तो इस अहाते में कई लोगों के मकबरे हैं, लेकिन हज़रत अमीर खुसरो का मकबरा ख़ास है। अमीर खुसरो हज़रत निज़ामुद्दीन के मुरीद थे। कहा जाता है कि जिस दिन अमीर खुसरो ने निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद होने का फ़ैसला किया और मुरीद बने, वो होली का दिन था। इसलिए अपनी माँ से ये बात जाहिर करते हुए खुसरो ने कहा था, आज रंग है ए माँ रंग है री, मेरे महबूब के घर रंग है री। हम क्यों अमीर खुसरो साहब का जिक्र कर रहे हैं, बताएंगे आपको इसी बुलेटिन में। आप देखते रहिए विनोद दुआ लाइव। जम्मू कश्मीर में 9 महीने से राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और तय है कि अभी फ़िलहाल लगा ही रहेगा। इससे जुड़ी एक बात आपको बताते हैं। बलराज पुरी एक जाने माने पत्रकार और लेखक हुआ करते थे। उन्होंने कश्मीर की राजनीति को करीब से देखा था, कई किताबें भी लिखी थी। अपनी किताब कश्मीर टुवर्ड्स इंसर्जेंसी में वो लिखते हैं कि जहां देश के दूसरे हिस्सों में लोगों का गुस्सा चुनाव में निकल जाता है, चुनाव एक तरह से सेफ्टी वैल्व होता है, सरकारें अपनी मर्जी से चुनी जाती हैं और लोगों का लोकतंत्र में भरोसा बना रहता है, वहीं केंद्र की मुख्तलिफ सरकारों ने जम्मू कश्मीर को काबू में रखने के लिए काफ़ी दफ़े चुनाव नहीं करवाए। इसलिए सरकारों से मुखालफत देश विरोधी आवाज़ों में तब्दील हो रही है। आज एक बार फिर जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव नहीं करवाए जा रहे। राज्य में राष्ट्रपति शासन है और एक चुनी हुई सरकार हमेशा राष्ट्रपति शासन से बेहतर मानी जाती है। कल चुनाव आयोग ने चुनाव का कैलेंडर सामने रख दिया। कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव करवाए जा सकते हैं, कहा जा रहा था, लेकिन अब वहाँ चुनाव नहीं होंगे। राजनीतिक दल अब इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इन्हें कुछ गड़बड़ करने की सोची होगी और इसीलिए इन्होंने ये इलेक्शन रोक दिया है। पंचायत के पूरे इलेक्शन हुए, म्युनिसिपल कमेटीज़ के इलेक्शन हुए, टाउन एरिया कमेटीज़ के इलेक्शन हुए, अच्छी तरह से हो गए। आज इन्हें क्या खतरा लगने लगा, जबकि फौज इससे भी ज़्यादा है, हर कोने में यहाँ पे फैली हुई है इलेक्शन के लिए। क्यों नहीं करते हैं? जब लोकसभा का चुनाव हो सकता है, लोकसभा चुनाव कराने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं, तो विधानसभा को उसके साथ कराने में क्या दिक्कत थी? मैं नहीं समझता ये क्या आधार रहा है। मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग का स्पष्टीकरण इस बारे में अवश्य आना चाहिए। जो नीति है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को कहीं ना कहीं उनके मन में एक असंतोष पैदा करने वाली नीति और उनको अपने से दूर करने वाली नीति, उनके साथ सौतेला व्यवहार करने वाली एक नीति केंद्र सरकार ने अपना रखी है। मेरा अपना ये मानना है कि जितनी जल्दी वहां पर चुनाव कराए जाए। देखिए, अनंतनाग लोकसभा का बाईपोल नहीं करवा पाए, फिर न जाने क्या ख्याल है कि अपनी पंचायत और अर्बन लोकल बॉडी के चुनाव करवा लिए। हालात तब भी वही थे। फिर अब जाकर के आप लोकसभा चुनाव करवा रहे हैं, लेकिन असेंबली इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। तो मुझे कहीं से भी कोई कन्विंसिंग ठोस आर्ग्यूमेंट इसमें नहीं दिखता।
यही सवाल बीएसपी की लीडर मायावती ने भी पूछा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा का आम चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ नहीं कराना मोदी सरकार की कश्मीर नीति की विफलता की निशानी है। जो सुरक्षा बल लोकसभा चुनाव करा सकते हैं वही उसी दिन वहां विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं करा सकते। केंद्र का तर्क बेतुका है और बीजेपी का बहाना बचकाना है। 1996 के बाद से ये पहली बार है जब जम्मू कश्मीर में वक्त पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। सूबे में पिछले जून से ही राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। हम आपको बता दें कि साल 90 के बाद से ये सूबे में लगा दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन है। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी भारत भूषण, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं। आपका स्वागत भारत भूषण। मैं आपने कश्मीर पर काफ़ी काम किया, मैं जानना चाहता हूँ आपकी समझ से कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं करवाए जा रहे जम्मू कश्मीर में? मुझे लगता है कि ये महज संयोग ही नहीं है कि चुनाव आयोग कुछ ऐसे निर्णय ले रहा है जो बीजेपी के फेवर में जाते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग तो इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल उसको अपने तरीके से देखना चाहिए। अगर सिक्योरिटी सिचुएशन लोकसभा चुनाव के लिए ठीक है तो विधानसभा के लिए क्यों ठीक नहीं है। जहाँ तक भाजपा का सवाल है, भाजपा चुनाव इसलिए नहीं चाहती है मुझे लगता है क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है देश की चुनावी हवा किस तरफ जा रही है। और अगर पूरे देश में भी वो साफ हो गए तो कश्मीर में भी साफ हो जाएंगे, लोकसभा में ही नहीं विधानसभा में भी। इसलिए विधानसभा को टाल दिया गया है। विधानसभा का चुनाव शायद वो सोच रहे होंगे कि अगर हम वापस आ गए पावर में खुदा न खास्ता तो हम फिर मैनेज कर लेंगे जब हमारे लिए अच्छा सूटेबल टाइम होगा, क्योंकि अभी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, जून तक वो चलेगा। एक बार आप उसको और बढ़ा सकते हैं, फिर वो दिसंबर तक चलेगा। तो हो सकता है फिर सोच रहे हो अगर हम आ जाएं तो 2020 की जनवरी में चुनाव कराएं, उससे उन्हें लगता है फ़ायदा होगा। एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो पूरा तजुर्बा रहा, एक्सपेरिमेंट रहा, प्रयोग रहा कि पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाना, इसमें मौका परस्ती कितनी थी, इसमें वक्त की ज़रूरत कितनी थी, सयानफ थी, स्टेट्समैन लाइक कदम था या नहीं था? ये मौका परस्ती थी। पीडीपी और बीजेपी की आइडियोलॉजीज बिल्कुल अलग है, अलग अलग विचारधाराएं हैं, चॉक एंड चीज़ जिसको कहते हैं। तो मौका परस्ती के कारण साथ में आए और मौका परस्ती में ही बीजेपी ने उस सरकार को गिराया, क्योंकि ये कहा गया कि ये लोग जो है संभाल नहीं पा रहे हैं सिक्योरिटी सिचुएशन को। लेकिन आप देख ही रहे हैं उसके बाद क्या हुआ। क्या टेररिज्म कम हो गया, बल्कि इतना बड़ा पुलवामा का इंसिडेंट हो गया। उसके लिए कौन जिम्मेवार है? महबूबा मुफ्ती जिम्मेवार है कि वो लोग जिम्मेवार हैं जो दिल्ली से शासन चला रहे हैं? तो अब आपको आगे का रोड मैप क्या दिख रहा है भारत? आगे का रोड मैप तो ऐसा है कि कश्मीर के लोग भारत से बहुत नाराज़ हैं। भारत सरकार देखती नहीं है कि कश्मीर की प्रॉब्लम जो है लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिटिकल इशू है, उसको पॉलिटिकली एड्रेस करना चाहिए, बातचीत के रास्ते खोलने चाहिए। कश्मीर में मोदी सरकार ने डंडा राज चलाया है। डंडा राज से प्रजातंत्र में कोई भी काम हल नहीं होता। वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कश्मीर में जो दिल्ली से खुश हो। जहाँ तक यूथ का सवाल है, वो तो इतना नाराज़ है कि वो यहाँ तक कहते हैं कि भारत सरकार ने एक अच्छा काम किया है कि हमारे दिलों से मौत का खौफ हटा दिया है। ये बहुत गंभीर बात है। ऐसी जब सिचुएशन आ गई है, कोई भी सरकार आएगी उससे कैसे डील करेगी मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन रास्ता राजनीतिक होना चाहिए, रास्ता बातचीत का होना चाहिए और डंडा राज खत्म होना चाहिए कश्मीर में। बहुत शुक्रिया आपका। और ये वाकई में अपने आप में बहुत ख़तरनाक बात है। सोचने वाली बात है कि एक नौजवान खड़ा होकर कहे कि हम भारत सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमारे दिलों से मौत का खौफ ख़त्म कर दिया है। मतलब वही बात है कि कश्मीर तो चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए। बहरहाल हम लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। स्वराज एक्सप्रेस अब टाटा स्काई पर भी उपलब्ध, चैनल नंबर 592। मैं पब्लिक हूं। रोज एक बेमानी शोर के साथ मेरी आवाज दबाई जाती है। रोज फाड़ दी जाती हैं मेरी अर्जियां। रोज तोड़ दिए जाते हैं मुझसे किए गए वादे।
मेरी शहादत पर चलती है सियासत। हर रोज मुझसे छीन लिया जाता है मेरे हिस्से का थोड़ा सा लोकतंत्र। लेकिन ताकत के गुरूर को तोड़ना होगा, पूछने होंगे शूल जैसे सवाल, मांगने होंगे जवाब। मैं बनूंगी आपकी आवाज। मैं लाई हूं आपका एजेंडा, पब्लिक एजेंडा, रात 8 बजे। ज्यों-ज्यों चुनाव का शोर बढ़ता जाएगा, टीवी स्क्रीन पर आपको कई तरह की भाषा दिखाई देगी। किसका होगा राज तिलक, किसको मिलेगा सिंहासन, ताजपोशी के काबिल कौन। अब बताइए, राज तिलक, सिंहासन, ताजपोशी, क्या ये शब्द किसी लोकतंत्र में इस्तेमाल होने चाहिए? क्या हम अब भी राजे रजवाड़ों की दुनिया में रह रहे हैं? दरअसल इसी सोच ने हमारी रूहों को गुलाम बना रखा है और मीडिया ने इसमें बहुत मदद की है। राज तिलक और ये तमाम चीज़ें जो मैंने बोली आपके सामने, हमारी जनता को ऐसा नागरिक बनने ही नहीं दिया गया जो सरकार को माई बाप मानने के बजाय सर्विस प्रोवाइडर माने और बराबरी के स्तर पर उससे सवाल पूछे, चाहे आमने सामने या सोशल मीडिया के जरिए। कल चुनाव आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर एक लंबी चौड़ी गाइडलाइन सामने रखी, जिसपे सोशल मीडिया से लेकर मोबाइल एप्लीकेशन तक का भी जिक्र हुआ। इससे पहले शनिवार को भी आयोग ने कुछ ऐसा ही किया था। आयोग ने राजनीतिक दलों से कहा था कि वो प्रचार में फ़ौज का किसी तरह का इस्तेमाल ना करें। फ़ौज के नाम का, फ़ौजियों की तस्वीर का, चाहे वो पोस्टर हो, होर्डिंग हो, भाषण हो, किसी भी तरह से फ़ौज का इस्तेमाल प्रचार में ना किया जाए। लेकिन ये तो होगी चुनाव आयोग की बात। अब हम आपको सुनवाते हैं कि मौजूदा के सरकार के एक मंत्री ने आज क्या कहा है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाद। एक सीधा साधा सवाल जो प्रधानमंत्री जी ने गाज़ियाबाद में जनता से पूछा था कि आपको ऐसे सरकार चाहिए जो देश के हित में फैसला लेती है या ऐसे लोग चाहिए जो ढिलमुल रवैया अपनाते हैं। निर्णायक फैसला जो इस सरकार ने लिया है, जो कि एक तरह से पैराडाइम शिफ्ट है, वो ये है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में किसी भी हद तक जा सकता है। अब बताइए ये क्या है? हमारे मुताबिक हमें नसीहत देते हुए, हमें समझाते हुए जनरल वीके सिंह खुद चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ख़ुद फ़ौज का इस्तेमाल कर रहे हैं। पैराडाइम शिफ्ट नाम का उन्होंने एक एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया। क्या सन 48, सन 1962 में चीन के साथ जो जंग हुई थी वो, सन 1965, सन 71, सन 99, क्या इनमें सन 65 पैराडाइम शिफ्ट नहीं था चीन से हार के बाद? क्या सन 71 पैराडाइम शिफ्ट नहीं था 65 की जंग के बाद, जब एक नया मुल्क दुनिया के नक्शे पर आ गया? पैराडाइम शिफ्ट हमेशा रहे हैं, हर जंग एक पैराडाइम शिफ्ट होती है, लेकिन चुनाव में कभी किसी ने उनका इस्तेमाल नहीं किया। ये जितनी भी जंग और लड़ाइयाँ मैंने मेंशन करी हैं, 48, 62, 65, 71, 99 की लड़ाइयाँ, हमारी फ़ौज ने कांग्रेस या बीजेपी के लिए नहीं लड़ी थी। क्या हमारे फ़ौजियों की शहादत कांग्रेस या बीजेपी के लिए हुई थी या देश के लिए? ये इनका आज का बयान है, जबकि कल ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है। लेकिन आज का वक्त सोशल मीडिया का ज़माना है और जाहिर है चुनाव आयोग ने भी सोशल मीडिया को लेकर निगरानी सख्त कर दी है। इस बार के चुनाव में चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाएगा। उम्मीदवारों को अपना नॉमिनेशन फाइल करते हुए सोशल मीडिया के अकाउंट्स की डिटेल देनी होगी। सोशल मीडिया कंपनियों को राजनीतिक विज्ञापन जारी करने की जानकारी आयोग को देनी होगी। सोशल मीडिया पर विज्ञापनों से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई के लिए एक अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा।
पहले शराब बांटते, कंबल बांटते और कैश बांटते हमारे देश में चुनाव के दौरान राजनेता सरेआम दिखाई दे जाते थे, अब भी दिखाई दे जाते हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग का दावा है कि आप अपने मोबाइल के ज़रिए किसी भी गलत काम की शिकायत कर सकते हैं। जैसे कोई कैश, कूपन, गिफ्ट या शराब बांटता दिखे तो उसे रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगर आप में हिम्मत हो, जज्बा हो तो। वहीं बिना इजाज़त पोस्टर या बैनर लगाने पर भी मनाही है, किसी हथियार की नुमाइश करने पर भी मनाही है। अभी एक होर्डिंग में दिखाया गया था, हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़ी मशीन गन लेकर हाथ में खड़े हुए हैं, इसकी मनाही है। वोटिंग के दिन वोटरों के आने जाने का इंतज़ाम करना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ जाना है। बूथ से, जो मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा है, बूथ से 200 मीटर के दायरे में प्रचार करना मना है। सांप्रदायिक भाषण या मैसेज देना भी गुनाह है कि कब्रिस्तान चाहिए या शमशान, कब्रिस्तान चाहिए या शमशान, इस तरह के भाषण देना भी गुनाह है। लेकिन देखना बाकी है कि आने वाले 1.5 महीने में इस तरह के भाषण दिए जाएंगे या नहीं। और इन सब की शिकायत सी विजिल ऐप के ज़रिए आप लोग कर सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि वोटर इस ऐप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। हमारे सहयोगी घनश्याम आपको बताएंगे कि किस तरह आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन पर अपलोड कर सकते हैं। अक्सर चुनाव में देखा गया है कि लोगों को शिकायत रहती है कि उनके आसपास आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन इसकी वो शिकायत कैसे करें, ये एक बड़ा विषय रहता है। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने इसी समस्या को देखते हुए इससे निपटने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। जी हाँ, चुनाव आयोग ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है सी विजिल, CVIGIL। अब करना क्या है, इस ऐप के जरिए हो क्या सकता है, वो हम आपको बताते चलते हैं और ये भी बताते हैं इस ऐप का आप इस्तेमाल करेंगे कैसे। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाके आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है। तो जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो इस तरह का एक होम पेज आएगा जिसमें स्वागत है लिखा रहेगा, फोटो और वीडियो का ऑप्शन भी रहेगा, यानी आप फोटो और वीडियो दोनों अपलोड कर सकते हैं। आपको ये भी बताते हैं कि जब आप फोटो या वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपकी गैलरी में पहले से सेव कोई तस्वीर या फिर वीडियो नहीं होना चाहिए। जी हाँ, ये तभी स्पॉट का फोटो होगा, स्पॉट की ही वीडियो होगी और आपका जीपीएस ऑन रहना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। फिलहाल इस ऐप को समझते हैं। तो इस ऐप को यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए कहेगा, फिर आपको क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर दाखिल करेंगे, फिर यहाँ पे आपको ओटीपी भेजने के लिए कहा जाएगा। जब ओटीपी भेजने के लिए कहेंगे तो फिर एक ओटीपी आएगा जो यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर को सत्यापित करेगा। तो यहाँ पे उस ओटीपी नंबर को आपको डालना है और उसके बाद आपका सत्यापन पूछा जाएगा, यानी वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिससे संपर्क कर सकते हैं और फिर आपको सत्यापित करने का बटन यहाँ दबाना होगा। जब आप ये सब कुछ कर देंगे तो फिर आपको ये जो तस्वीर दिखाई दे रही थी, फोटो या फिर वीडियो, इसमें जाकर तस्वीर या फिर वीडियो अपलोड करना है। यहाँ ये भी बताते चलें कि आपका जीपीएस ऑन होना चाहिए, क्योंकि जब तक जीपीएस ऑन नहीं होगा तब तक वो आपकी लोकेशन लोकेट नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ अब जब आप इसकी शिकायत करेंगे तो 15 मिनट में टीम आपके पास पहुंचेगी और उसके बाद आपको 100 मिनट का वायदा किया जा रहा है जिसमें इस पूरी कार्रवाई पे एक्शन लिया जाएगा। हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि इस तरह के जो सुझाव हैं, इस तरह के जो कदम उठाए गए हैं, इनकी जानकारी हम आपको वक्त वक्त पर देते रहें। मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करना बहुत आसान है। आप ऊबर, ओला वगैरह के लिए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते ही हैं। खाना मंगाना हो ज़ोमैटो से, कहीं से भी, उसके लिए भी आप इस्तेमाल करते ही हैं। कृपया 1.5 महीना, पौने 2 महीना है आपके पास अभी, 1.5 महीना भी क्यों, बल्कि ज़्यादा ही है, 3 जून तक सरकार बननी चाहिए। आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा इनिशिएटिव लीजिए, इस मोबाइल ऐप को, सी विजिल को डाउनलोड कीजिए, ताकि आपका भी का रोल रहे, आपकी भी भूमिका रहे ये इंश्योर करने में कि जो चुनाव हैं उसमें कोई किसी किस्म की गलत बातें ना की जाएं। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वराज एक्सप्रेस सत्येंद्र। मैं जानना चाहता हूं कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इसको अनाउंस तो कर दिया, लेकिन जो क्रियान्वयन इसका होता है, जो कंप्लायंस होती है कि हाँ वाकई लागू भी हो गया, इसके लिए क्या क्या तरीके चाहिए होंगे। मसलन अब जैसे ये तो कह दिया गया कि किसी होर्डिंग पर फौजियों की तस्वीर नहीं होगी, अभिनंदन की तस्वीर नहीं होगी, और फ़ौज का इस्तेमाल भाषणों में नहीं किया जाएगा। अब कैसे इंश्योर किया जाए कि ये हो भी ना। जितनी बात हम लोग अभी तक के अनुभवों से जानते हैं उसमें 2 बातें गौर करने की है। एक तो जो हमारे फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे SY कुरैशी ने एक बार कहा था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो लागू होता है ये
राजनीतिक दलों की सहमति से और उनके सहयोग से होता है। इसमें जो रेखांकित करने की बात है कि राजनीतिक दलों का सहयोग, क्या आज जैसा कि हम लोगों ने जनरल वीके सिंह का बयान देखा, या एक दूसरी तरफ एक केंद्र के और मंत्री हेगड़े साहब का जो जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को लेकर बयान दिया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अब लागू हो चुका है। अब ये जो दो बड़ी मिसालें सामने आई हैं, ये देखने की बात है कि ये तो मीडिया में है, सब सार्वजनिक दायरे में है कि क्या चुनाव आयोग इस पर सुओ मोटो अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करता हुआ दिखता है। ये सवाल इसलिए आज महत्वपूर्ण है क्योंकि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसका कोई कानूनी आधार नहीं है। ये बिल्कुल चुनाव आयोग की अपनी इच्छा शक्ति और जो जनता का जो समर्थन है और न्यायिक कुछ फैसले हैं जो उसके पक्ष में है, उससे जो ताकत मिलती है उससे चुनाव आयोग लागू करता है। तो वो इस अभी हाल में ये समस्या ये हुई है, जैसा अभी आपने कहा कि कब्रिस्तान और शमशान के बयान नहीं दिए जाने चाहिए, लेकिन हम लोगों ने देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश चुनाव में वो खुलेआम वैसे बयान दिए गए और वैसे लगातार वैसी बातें हो रही हैं। और ये चुनाव का ऐलान होने के तुरंत बाद केंद्रीय मंत्रियों के ऐसे बयान आ गए हैं। तो क्या चुनाव आयोग इन मिसालों पर कदम उठाएगा? क्योंकि बाकी जो ऐप का सवाल है, कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पर एक किसी उम्मीदवार के बारे में कोई कंप्लेन करना, उस पर कुछ एक्शन हो जाना, वो मुमकिन है कि हो। आने वाले दिनों में कई कार्रवाइयाँ होती हैं, अधिकारियों के तबादले कर दिए जाते हैं, लेकिन जो सत्ता के सर्वोच्च स्तरों पर जो बैठे हुए लोग हैं, जब वो खुलेआम कोई उल्लंघन करते हैं, तब ये सवाल आता है कि क्या चुनाव आयोग उसका समान रूप से सभी दलों पर, सभी नेताओं पर कार्रवाई करता है। अभी हाल के सालों में के जो उदाहरण हमारे सामने हैं वो बहुत ज़्यादा विश्वास बंधाने वाले नहीं हैं। इसीलिए ये तमाम घोषणाएं फिलहाल एक उस पर स्केप्टिसिज्म, एक संदेह उस पर बना हुआ है। देखना है क्या उस बार तस्वीर उससे अलग होती है। देखिए, आपने कहा कि एक संदेह बना हुआ है, और हमारा आपसे जो सवाल था, मेरा जो आपसे सवाल था वो यही था कि बावजूद इसके कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो ज़िला स्तर का प्रशासन होता है, उसको आपने ताकीद कर दी, चुनाव आयोग ने कह दिया कि जहाँ कहीं भी कोई होर्डिंग दिखे इस तरह की, उसे तुरंत उतार दिया जाए या फाड़ कर फेंक दिया जाए। लेकिन जो आपने जिक्र किया, जो एक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, आपको लगता है कि हमारे बड़े नेताओं में, मैं खासकर जोर दे रहा हूँ, हमारे बड़े नेताओं में, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी शामिल हैं, और भी बड़े नेता शामिल हैं, उनमें इच्छा शक्ति है क्या कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू किया जाना चाहिए और उसको फॉलो करेंगे? जी, मैंने अभी ये बात कही कि हाल के सालों में ये संदेह इसीलिए पैदा हुआ है क्योंकि जो सर्वोच्च स्तर के नेता हैं, खासकर सत्ताधारी दल के, उन्होंने ये आचार संहिता की परवाह नहीं की है। अब कल जो चुनाव कार्यक्रम घोषित हुआ है, इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं। आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि एक क्षेत्र में मतदान होगा और उसके बगल के क्षेत्र में बाद में मतदान होगा, तो वहाँ पे अगर चुनाव प्रचार होगा तो ये आखिर कैसे ये कोड ऑफ कंडक्ट अमल में आएगा? बहुत शुक्रिया आपका, ये सवाल होगा। सत्येंद्र, मेरे सहयोगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखना होगा कि अभी बहुत समय है, 23 मई को चुनाव के नतीजे आने हैं, तब तक रैलियां होंगी, तब तक शमशान, कब्रिस्तान, चौकीदार, चोर, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, या चुनाव हम उम्मीद करते हैं कि प्रचार शालीनता से होगा। देखते हैं होता या नहीं होता। अब जिक्र करेंगे उस सिरे का जो हमने बुलेटिन की शुरुआत में पकड़ा था, जनाब हज़रत अमीर खुसरो, जिनका ये भी कहना था, खुसरो दरिया प्रेम का सो उल्टी वा की धार, जो उबरो सो डूब गयो, जो डूबा सो पार। और आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसे कई लोग नफ़रत की निगाह से देख रहे हैं। ये तस्वीर मासूमियत की है, लेकिन इसे नफ़रत की निगाह से देखा जा रहा है। हमें हैरानी है कि प्यार के रंग में रंगी गंग जमनी तहजीब की इस तस्वीर को किसी और चश्मे से कैसे देखा जा सकता है। रंग है रीमा, रंग है रीराज, रंग है रीमा, रंग है ओ आज रंग है रीमा, रंग है आज रंग है रीमा, आज रंग है रीमा, आज रंग है रीराज, रंग है री, वो तो जो मांगे बर संग है रीमा, रंग है री, वो तो जो मांगे बर संग है रीमा, रंग है री, आज रंग
फागुन का महीना है और जब हज़रत अमीर खुसरो, जैसा हमने आपको पहले बताया, जिस दिन वो उनके मुरीद बने थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के, उस दिन उन्होंने ये अल्फाज कहे थे। इस वक्त इस विज्ञापन को लेकर सोशल मीडिया पर नफ़रत और जहर के व्यापारी लगातार कुछ ना कुछ लिखते बोलते जा रहे हैं। हिंदी की लेखिका सुजाता का कहना है कि बच्चे सवाल पूछेंगे, बच्चों के सवालों से डरिए मत, ये सवाल आपको इंसान बनाएंगे, इंसानियत सिखाएंगे। जब बच्चे आपसे पूछेंगे कि हर तरफ लोग जंग जंग युद्ध क्यों चिल्ला रहे हैं, ये फौजी शहीद क्यों हो रहे हैं, पीएम के इस भाषण का मतलब क्या है कि मोदी गिन गिन के बदला लेता है, जिन कश्मीरियों के लिए लिखा गया डॉग्स आर अलाउड बट नॉट कश्मीरीज, ऐसा क्यों है, तो यकीन जानिए जवाब देना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जवाब देने का वक्त आ रहा है। हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी बनारस से सांसद हैं। बनारस शिव की नगरी है। फागुन का महीना चल रहा है, होली का जिक्र भी हो चुका है। कार्यक्रम खत्म करने से पहले पंडित छन्नूलाल मिश्रा बनारस की होली के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह के साथियों के साथ शिव वहाँ होली खेलते हैं। खेले मसाने में होली दिगंबर खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली दिगंबर खेले मसाने में होली, खेले मसाने में होली दिगंबर खेले मसाने में होली, होली खेले मसाने। समय कम है, वरना आगे छन्नूलाल मिश्रा बताते हैं कि शिव जी किस किस के साथ होली खेल रहे हैं। उस पर भूत भी हैं, पिशाच भी हैं। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि चुनाव हमारे शांति से हो जाएंगे, कोई भूत पिशाच नज़दीक नहीं आएंगे। आज से ठीक 1 महीने बाद नई सरकार के लिए पहला वोट डाला जाएगा। हमारी तेज़ निगाहें नेताओं और पार्टियों पर रहेंगी। इनकी खबर लेने और आपको खबर देने रोज़ रात 9 बजे हम आपकी आवाज़ बनकर सामने आते रहेंगे। कल रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।